हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तीव्रा पर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वीएससीपीआर थ्योरी। तो मैं बहुत जल्दी इसे अगले 10 से 15 मिनट में बाइंड अप कर दूंगा। तो इसके बाद मुझे लगता है आपके वीएससीपीआर थ्योरी में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू। सो आई एम राहुल कौशिक एंड आई वर्कड इन बंसल क्लासेस कोटा फॉर कंटिन्यूस 10 years. And during my tenure, I have mentored 2000 plus IITs, right? And I was also head of department in Bansal classes Kota. After that, I co-founded my own organization that is Zigyan Education Private Limited. और जिज्ञान और इस सब के साथ साथ अब मैं यहाँ पर अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सबसे पहले VSEPR थ्योरी। तो व्हाट इज VSEPR? तो VSEPR मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो देखिए वैलेंस शेल के बारे में बात कर रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल है, अंदर की बात नहीं हो रही। दूसरा पॉइंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होगा। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके लॉन पेयर हो सकते हैं, आपके बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, राइट। दो ही तरीके के पेयर होते हैं, या तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या नॉन बॉन्डिंग। और सिर्फ मैं वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाला हूँ। तो ये थ्योरी, इसका बेसिस क्या है जरा ये देखिए। टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, they will distribute themselves around the central atom so that they are as far away as possible. क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होती है और कहीं पर भी रिपल्शन होने से देखिए, अगर मेरे पास ये दो चीज़ों ने रिपेल कर रही हैं, मेरे दोनों हाथ रिपेल कर रहे हैं, तो मैं पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूर जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जहाँ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, घर में अगर दो लोग हैं और उनमें झगड़ा हो रहा है, बार बार हो रहा है, क्या होगा भाई? घर में सास बहू में अगर झगड़ा हो रहा है, रिपल्शन, तो कितने दिन साथ रहेंगे बताओ मुझे। तो यही कहानी यहाँ पर है कि अगर रिपल्शन है तो रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा, कभी भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपके जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो लॉन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनमें जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो। फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स अराउंड सेंट्रल एटम सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एज फार अवे एज पॉसिबल, ताकि उनका रिपल्शन मिनिमम हो सके। फिर इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो जरा आप उन्हें देख लीजिए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की मैं बात कर रहा हूं तो वो बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग यानी लॉन पेयर की बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये बात तो सबको पता है, इसमें तो मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। उनकी जो ज्योमेट्री है या उनकी जो शेप है वो नंबर पे डिपेंड करेगी, और चाहे वो लॉन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर है, वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। अगला पोस्टुलेट, these pair of electron tends to occupy such positions in space so that they can minimize their repulsion. And how will they minimize their repulsion? When they are arranged at maximum distance. तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा आर उतना ही कम फोर्स, तो जितने ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगे रिपल्शन उतनी ही कम होंगी। रिपल्शन ऑर्डर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन पेयर लॉन पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शन जो होगी दो बॉन्ड पेयर में है तो वो मिनिमम होगी, और अगर लॉन पेयर में है तो वो रिपल्शन मैक्सिमम होगी। ये बात आप ध्यान रखना। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन एंड देन वी हैव बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन मिनिमम होगी, ये चीज आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। VSEPR थ्योरी में अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बनेगी, क्या बनेगी, तो आपको स्टेरिक नंबर निकालना होना चाहिए। ये स्टेरिक नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है AXMN, AXME की पावर n, पावर नहीं सबस्क्रिप्ट n। तो A क्या है, सेंट्रल एटम। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने तो ये ले लिया H2O, तो यहाँ O सेंट्रल एटम है, H आपके वो एटम है जो उसके चारों तरफ सराउंड कर रहे हैं। तो X स्टैंड फॉर एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, तो ये वो हो गए। और E क्या है, E रिप्रेजेंट द लॉन पेयर। तो जैसे अगर वाटर में मैं बात करूं तो दो तरीके के लॉन पेयर होते, दो लॉन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैं M की वैल्यू बोलूंगा 2 है और E N की वैल्यू बोलूंगा 2 है, क्योंकि आपके दो लॉन पेयर हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे लिखूं, अगर मैं इसे लिखता हूं A X M और E N, ध्यान से देखिए
M का मतलब 2, N का मतलब 2। अगर मैं अमोनिया लेता हूँ तो ये सेंट्रल एटम है, एक लॉन पेयर है। तो जब मैं यहाँ AX M और EN लिखूंगा तो देखिए M की वैल्यू क्या होगी 3 और N की वैल्यू क्या होगी भाई 1, क्योंकि लॉन पेयर एक है। तो एक्चुअली लॉन पेयर, तो यहाँ से आपको पता पड़ गया 3 बॉन्ड पेयर है और आपका एक लॉन पेयर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे, राइट। तो स्टेरिक नंबर में 1 बाय 1 लूंगा। स्टेरिक नंबर M और N का सम है। तो M और N का अगर आप सम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर, राइट। तो अब पॉइंट नंबर 1, अगर स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 है मतलब आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो ध्यान से देखिए 2 बॉन्ड पेयर मतलब ये 2 बैलून है, आप इनको इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं। तो अगर इन बैलून्स में आप लोग मिनिमम रिपल्सन चाहते हो तो इन बैलून को, ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट। अगर ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या होगा, एक तरीका है आप इन्हें 180 डिग्री पर कर दें। जब आप इन्हें 180 डिग्री पे करेंगे तो इनका डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। 180 डिग्री पर इनका डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप 180 डिग्री की जगह, जैसे मेरे हाथ में ये 2 पेन आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप 180 डिग्री की जगह इन्हें ऐसे रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम, ऐसे रखोगे तो ही इनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है तो ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड आपका लीनियर होगा। तो ऐसा कहाँ हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, BeCl2 में हो सकता है। तो BeCl2 में क्या होगा, BeCl, Cl 180 डिग्री पे होंगे, तो आपने बोल दिया लीनियर। क्योंकि इससे पहले की जो थ्योरीज थी वो कोई भी आपको ज्योमेट्री के बारे में इतने अच्छे से नहीं बताती थी। समझ आया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगला है कि ये तो लीनियर के केस हो गए, तो मैंने आपको बताया कि लीनियर क्या क्या हो सकता है, जरा वो भी देख लीजिए। CS2 ये भी लीनियर होगा 180 डिग्री। BeF2 ये भी लीनियर होगा 180, राइट। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो 3 नंबर का क्या मतलब है, आपको 3 बैलून अरेंज करने। अगर 3 बैलून को मैं अरेंज करना चाहूँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो इधर देखिए भाई, मेरे पास अगर ये 3 पेन है, मुझे ये 3 पेन को, मुझे इन 3 पेन को अरेंज करना है। तो अगर मैंने 90-90 पे करे तो ये एक तरीका हो गया। अगर मैं तीनों को 120 पे कर दूं, 120 देखिए इस तरीके से, तो 120 120 और 90 पे करता हूं तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक। अगर मैं 120 पे करता हूं तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह अगर मैंने तीनों को 120 120 पे कर दिया तो ये ध्यान से देखिए एक ही प्लेन में आ गए। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, ट्रायंगुलर प्लेनर। नोट इट डाउन। तो दिस इज ट्रायंगुलर और ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब मेरे हिसाब से आपको बात पता पड़ गई। फिर क्या होता है कि ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोन पेयर तो एटम के अंदर होगा। तो अगर इन 3 में एक लोन पेयर आ गया तो देखिए अभी आपको ये 3 इस तरीके से नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें एक लोन पेयर आ गया तो वो नजर नहीं आएगा, तो ये 120 पे दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। और अगर ये 120 पे दिख रहा है तो आप इस शेप को क्या बोल सकते हो, या तो आप इसे वी शेप बोल सकते हो या आप इसे बेंट शेप बोल सकते हो, क्योंकि लॉन पेयर आपको नजर आने वाला नहीं है। तो देखिए तीनों बॉन्ड पेयर होंगे तो इट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर, ये दिखा रखा है आपको। अगर तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो इट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। जैसे मैंने BF3 ले लिया तो ये B F F और F, तो दिस इज 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, तो इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। अगर अब इसमें एक लॉन पेयर आ जाए, लॉन पेयर कैसे आ जाएगा, जैसे मैंने SnCl2 ले लिया तो SnCl2 में क्या होगा, 2 क्लोरीन होंगे और एक लॉन पेयर होगा। तो ये तो दिखेगा नहीं लॉन पेयर, तो आपको बेसिकली ये वी शेप या बेंट शेप दिखेगी, ये दिखा रखी। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए ये लॉन पेयर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये एटम के अंदर ही होगा। तो इसे रिवर्स कर दो, तो इन्वर्ट कर दो तो ये वी शेप बन जाएगी। ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर है। मेरे हिसाब से अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो वो यही बात बताएगा यहाँ पर कि हमें बॉन्ड पेयर तो नजर आएगा बट हमें इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर नजर नहीं आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि भाई टोटल एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो तो ट्रायगोनल प्लेनर है। लेकिन क्या हुआ
कि एक इनमें लोन पेयर हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा, तो शेप हमें वी दिखाई दे रही है। लेकिन ज्योमेट्री अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री पूछ ले तो वो अभी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी भाई, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। द इलेक्ट्रॉन पेयर में बी शेयर्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे मे नॉट बी लोन पेयर, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पे। मॉलिक्यूलर शेप इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई जॉइंड बाय बॉन्ड ग्रुप्स, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने BeF2 बनाया लीनियर, तो एक्चुअली ये ऐसे थोड़ी है कि जब आप उसे देख रहे हो माइक्रोस्कोप से तो बी दिख रहा और एफ दिख रहा, नहीं। ये पता क्या होता है, यहाँ एक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ एक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ एक न्यूक्लियस हो गया, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा जो बॉन्ड पेयर है। अगर इनमें से किसी के पास भी कोई लॉन पेयर है तो वो तो इनके अंदर ही होगा, बहुत छोटा सा इनके अंदर ही होगा। तो ये वाला शेयर्ड क्लाउड हमें दिखता है भाई, बी का, ये रहा एफ का, ये 3 न्यूक्लियस दिखेंगे और न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा। इसी वजह से हम जो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्शनल बॉन्ड। चलिए अब अगला देखिए, स्टेरिक नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया है कि अगर तीनों बॉन्ड पेयर है, AX3 टाइप ज्योमेट्री है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, एक लॉन पेयर हो गया तो आप उसे वी शेप या बैंड शेप बोल सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तरीका तो दिमाग में ये आता है भाई 90-90 पे रख दो, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो 90-90 पे रखोगे तो डिस्टेंस ये होगा, क्या किसी तरीके से इस एंगल को बढ़ाया जा सकता है? देखो अगर आप इसे प्लेनर की टर्म्स में सोचोगे तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन अगर प्लेनर की टर्म में ना सोचो, इसे 3 डायमेंशन में सोचो तो बढ़ाया जा सकता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये मेरे रहे तो 2 मैंने ऐसे ले लिए, 2 मैंने ऐसे ले लिए। ध्यान से देखिए, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर आपका 109 है, यहाँ पर भी 109 है, ये भी 109। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों पेन आपको एक प्लेन में नजर आ रहे हैं और ये एक में है। मैं अगर इसे घुमाऊं तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक में है और ये दोनों एक में। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये देखिए दोबारा, अब ये एक प्लेन में और ये एक में, आपको एक ही दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये 2 है, ठीक है, एक्चुअली ये 2 है। तो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं इसे रोटेट ऐसे कर दूं तो अब ध्यान से देखिए, ये एक पिरामिड जैसा बन रहा है और ये, तो ये 109, ये 109, ये 109, तो 90 डिग्री से तो 109 ज्यादा है, तो मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा। 90 डिग्री से तो कौन ज्यादा है, 109 डिग्री, तो इट विल बी अ टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इसे 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो बनेगी उसमें सारे 109 डिग्री के एंगल होंगे और उनमें डिस्टेंस भी मैक्सिमम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाई भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी। अगर इनमें एक भी लॉन पेयर आ गया, एक भी लॉन पेयर आ गया, तो ध्यान से देखिए, अभी आपको पिरामिड दिख रहा है, ये लॉन पेयर आ गया एक, तो वो मुझे दिखेगा नहीं। अब ये मुझे ऐसे 3 दिखेंगे भाई, देखो ये दिख रहे 3, क्योंकि चौथा तो गायब है। तो अगर एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो पिरामिडल बन जाएगा जैसे अमोनिया। 2 लॉन पेयर आ गए तो फिर ये वी शेप हो जाएगी, काम खत्म। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर चारों बॉन्ड पेयर है तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। अगर इसमें आपके 3 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है तो इट विल बी पिरामिडल, जैसा अमोनिया का होता है। ये CH4 का होगा। और H2O अगर जैसे मैं ले लूँ तो 2 लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इट विल बी वी शेप और बैंड शेप। अब आपको समझ आ गई होगी ये शेप्स कैसे बनी है भाई, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ मेरे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल अगर होगा तो, बस एक मिनट रुको। हाँ भाई, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो मैं आपको इससे भी दिखा देता हूँ। जरा इधर देखिए, ये मेरा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है भाई। ध्यान से देखो, जब मैंने इसे हाथ पर रखा तो हाथ पे रखने पे, हाथ की बजाय मैं इसे किसी प्लेन चीज पे रख लेता हूँ। इधर देखिए, ये रखा मैंने, अब ये देखिए इस प्लेन से उठा हुआ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दो एक प्लेन में है। कौन से 2? ये वाले 2 एक प्लेन में है और ये वाले 2 एक प्लेन में है। अगर मैं इसे घुमाऊं तो देखिए, ये 2 एक प्लेन में, ये 2 एक प्लेन में, टेट्राहेड्रल है। अब देखिए, अगर एक लॉन पेयर आया तो अभी ये पिरामिड जैसा नजर आ रहा है। एक आया तो आप उसे एक को हटा दो भाई, ये देखिए आपको पिरामिड नजर आ रहा है। एक आया तो हटा दिया मैंने, ये हटाते ही
अब ये पिरामिडल बन गया। एक और आया तो मैंने वो भी हटा दिया, वो हटाते ही आप ध्यान से देखो ये वी बन गया। तो वो लॉन पेयर यहाँ और यहाँ होंगे बट वो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो एटम के अंदर है। पॉइंट क्लियर हो गया भाई। तो अब मेरे को लगता है आपको टेट्राहेड्रल में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि एक लॉन पेयर से वो पिरामिडल क्यों बनता है और दो लॉन पेयर से वो वी शेप या बेंट क्यों बनता है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर होने के बाद अब मैं आपको आगे बैलून की टर्म्स में भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया टेट्राहेड्रल, ये मैंने आपको दिखाया ट्रायगोनल पिरामिडल, और ये मैंने आपको दिखाया वी या फिर बेंट शेप। मेरे हिसाब से इससे बिल्कुल डायग्राम क्लियर हो गया है कि ये किस तरीके से टेट्राहेड्रल बनता है। ये अमोनिया हो गया, ये वाटर हो गया। कोई डाउट? चलिए, ये स्टेरिक नंबर 4 था। ये सारे केस मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक लॉन पेयर आने पे ये पिरामिड बन रहा है, दो लॉन पेयर आने पे वो वी शेप बन रहा है। अब मैं आता हूँ स्टेरिक नंबर 5 पर। तो देखिए 5 को रखना है, तो 5 में हमने क्या किया, तीन बैलून तो एक प्लेन में कर लिए भाई, ठीक। तो एक प्लेन में होंगे तो 120 पे होंगे, एक 90 डिग्री ऐसे, एक 90 डिग्री ऐसे, ठीक। अब क्या किया, जब ये हमने इस तरीके से रख लिए तो अब मैंने इनको मिला दिया, तो ये एक ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगल पे ये पिरामिड बन गया, एक पिरामिड ये बन गया। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि वो ट्रायंगल पे पिरामिड बना है, तो दिस शेप बिकम्स ट्रायगोनल बाई मतलब दो, पिरामिडल। तो अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा मैं बाई क्यों बोल रहा हूँ। क्यों भाई, फिर दोबारा देख लो। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो ये एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ तो एक पिरामिड बन गया। ऐसे ही अगर मैं नीचे से उन पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो दो पिरामिड बन गए, तो एक ट्रायंगल पे पिरामिड बन जाना। तो जरा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। जरा इधर देखिए, पहले तो एक ही प्लेन में होंगे, ये रहे। तो जब मैंने तीन को एक ही प्लेन में अरेंज किया तो मैक्सिमम डिस्टेंस करने के लिए मैंने इनमें एंगल कितना कर दिया, 120। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। अब देखिए क्या होगा, एक अबव द प्लेन होगा, ये ब्लैक ले लिया, चलो दूसरा लेता हूँ। एक अबव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा। समझ आ गया, ये तीन एक में, ये अबव और ये बिलो। तो जब मैं इसे इससे मिलाऊंगा तो पिरामिड बन जाएगा ट्रायगोनल, नीचे वाले को भी मिलाऊंगा तो बाई पिरामिड बन जाएगा। ट्रायंगल पे बना है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ये भी देख लीजिए, इन्हें बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। ये जो दो हैं दीज आर एक्सियल, और ये तीन को बोला जाता है इक्वेटोरियल। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, एंड ये जो तीन है, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड, दीज आर एक्सियल बॉन्ड, राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर लॉन पेयर इसमें एक आएगा तो वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो जो लॉन पेयर आएगा वो यहाँ आएगा। तो अब ये शेप कैसी होगी भाई, सीसॉ शेप। और दो लॉन पेयर आएंगे तो ये टी शेप होगी। अगर तीन लॉन पेयर आएंगे तो लॉन पेयर विल ऑलवेज गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन, याद रखना भाई। तो ये सीसॉ कैसे बनी, जरा ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये सीसॉ कैसे बनी, जरा इधर देखिए, सीसॉ शेप भी दिखा देता हूँ। तो पहले ट्रायगोनल पिरामिडल आपको दिख गई, इनमें सब में 5 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसे हटा दूं, इसे, और यहाँ लॉन पेयर आ जाए तो दिखेगा नहीं। तो देखिए सीसॉ बन गई, इस पे बैठ के ये बच्चे झूल सकते हैं, ये इस तरीके से झूले। समझ आया? तो जरा देखिए, मैं फिर दोबारा आपको ये थोड़ा 3D में बता देता हूँ। सबसे पहले सीसॉ दिखाने के लिए मुझे आपको पेंटागोनल पिरामिडल दिखाना पड़ेगा। तो ये तीन मैंने एक प्लेन में ले लिए भाई, एक अबव और एक बिलो, ठीक। अब मैंने यहाँ लॉन पेयर ले लिया, ये लॉन पेयर लिया और इसे ऐसे घुमा दिया, तो देखो ये सीसॉ बन गया, इन दो पर ये बन गया। पहले एक ही उसमें थे, जब मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे आ जाएंगे, राइट। तो दिस इज सीसॉ से। अब आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये सीसॉ के अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो एक ये, एक ये, एक ये ऐसे झूलेंगे, तो ये वाले झूलेंगे, इन पे सीसॉ खड़ा होगा। समझ आ गया? तो दिस इज सीसॉ शेप। और अगर दो लॉन पेयर आए
तो आपको दिख रहा है कि ये टी शेप है, और अगर 3 लोन पेयर आए तो आपको दिख रहा है कि ये लीनियर शेप है। तो ये चीज़ें आपको ज्योमेट्री से पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्स। ये भी डिस्कस करेंगे हम कि ये बेंट रूल क्या होता है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही क्यों जा रहे हैं, राइट। बट अभी के लिए क्योंकि हमें शॉर्ट में कंप्लीट करना है तो आप लिख सकते हैं बेंट रूल। बेंट रूल इज एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ये रूल क्या कहता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दैट विल प्रेफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन एंड lone pair and multiple bond prefer to stay at equatorial position। तो lone pair अगर आ रहा है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो जाएगा इक्वेटोरियल पे, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गो टू एक्सियल पोजीशन। जैसे मैंने ये कहा PCl5 PClF4, तो इसमें F आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो भाई। और अगर आपका F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, अगर F आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इधर देखिए, ये मैंने फॉस्फोरस ले लिया, फ्लोरीन विल गो हेयर हेयर, और अब एक ही फ्लोरीन है, एक ही फ्लोरीन है तो क्या होगा भाई, यहाँ फिर क्लोरीन आएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो इस तरीके से। नहीं तो आप इसी में फंस जाते कि ये कैसे होगा, राइट। सिमिलरली अगर 2 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन है तो क्या होगा, अच्छा मैंने 4 क्लोरीन ले लिए, जस्ट ए मिनट, बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए P फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले 2 को यहाँ भेज दो, फिर आप यहाँ कहीं पर भी भेज सकते हो, ये क्लोरीन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ फ्लोरीन 3 है तो 2 को यहाँ भेजो, एक यहाँ भेज दो और एक यहाँ, एक यहाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लोरीन कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। PCl3 अगर मैं अगले की बात करूँ तो एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, डन। चलिए, तो ये मैंने आपको अभी अभी दिखाया। स्टेरिक नंबर अगर 6 होगा तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई, स्टेरिक नंबर 6 वाली ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आप जरा देखिए। इफ स्टेरिक नंबर इज 6 तो यहाँ पर 4 आपने एक प्लेन में जमा लिए, एक ऊपर एक नीचे, तो इन 4 से स्क्वायर बना। इसे अगर मैं मिलाऊं, दूसरे कलर से मिला लेता हूँ, इसे अगर मैं मिलाऊं तो स्क्वायर पिरामिडल, नीचे से भी मिलाऊं स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो ये शेप को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। लिख लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्क्वायर बाई पिरामिडल कैसे है। तो यहाँ पर ये सब आइडेंटिकल होते हैं, सब एक तरीके से आप बोलिए कि 6 के 6 बॉन्ड में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, हर चीज़ एक तरीके से होती है। तो अगर एक लॉन पेयर आना है, अगर एक लॉन पेयर आना है तो यहाँ आ जाएगा, वो दिखेगा नहीं, तो फिर ये बाई पिरामिडल ना हो करके सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल रह जाएगा। ये देखिए, एक लॉन पेयर आया तो मैंने यहाँ दिखा दिया, तो यहाँ कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती। इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये मुझे क्या देने वाला है, बताइए क्या देने वाला है, स्टेरिक नंबर 6 वाला ये मुझे स्क्वायर पिरामिडल देगा। अगर 2 लॉन पेयर आ गए तो वो 180 डिग्री पर ही जाएंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो अगर वो 180 पर गए तो ये स्क्वायर प्लेनर बचेगा, क्या बचेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये मैंने बता दिया है। ऑक्टाहेड्रल, एक लॉन पेयर आया तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लॉन पेयर आया तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अगर 7 आते हैं, द शेप दैट मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, अगर 7 आते हैं तो 7 में देखिए क्या होगा, 5 एक ही प्लेन में होंगे, इन 5 ने पेंटागन बनाया, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर मैं इसे मिला दूं तो ये पेंटागोनल पिरामिडल बनेगा, क्योंकि पेंटागन पे है, तो एक ऊपर से बनेगा एक नीचे से बनेगा। तो PBP, इस शेप का नाम क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PBP, पेंटागन पे पिरामिड बनेगा, राइट। तो देखिए दुनिया में अभी तक 2 स्ट्रक्चर ऐसे मिले हैं जिनका पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनता है, लिख लीजिए, IF7 और TEF7 2-, IF7 और TEF7 2-। अब मैं आगे आता हूँ, अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो वो 180 डिग्री पर आएंगे, तो ये पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा। और अभी तक ऐसा सिर्फ 2 ही कंपाउंड मिले हैं, और वो दोनों कंपाउंड कौन से हैं, XeF5- और एक IF5 2-।
याद रखना 2 ही कंपाउंड हैं और किसी में ये ज्योमेट्री आपको नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फिर ये सब ध्यान से देखें, इन सभी को अगर आप देखो तो 6 बॉन्ड पेयर हैं और 2 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये सभी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं, लेकिन ये पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं बनाते, ये सब ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा था 2 ही ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ भी 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 7। यहाँ पर भी इन सभी पर भी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। डिटेल में हम इन्हें लेंगे ऐसा क्यों करते हैं, बट ये लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ VSCPR। अगर मैं VSCPR में ABA टाइप स्ट्रक्चर लेता हूं तो क्या होगा, ABA। तो यहाँ क्या होगा, इसे ऐसे नहीं बनाओ बल्कि इसे ऐसे बनाओ, BAA। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच लेगी, जो इनके बीच शेयर था अपने पास खींच लेगी, तो रिपल्सन ज़्यादा होगी। अगर सेंटर वाले की कम है तो वो यहाँ होंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगी। तो इन दोनों में रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगी, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही वो कह रहा कि अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर मैं आपसे कहता हूँ H2O और H2S, तो H तो कॉमन है, O और S में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से, तो जो बॉन्ड एंगल होगा HOH और HSH, तो ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे। तो ये VSCPR की एक एप्लीकेशन है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, देखिए ये रहे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर घटता जा रहा। मैंने ये डेटा आपको दे दिए। इसी तरह यहाँ देखिए NH3 में ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली 104 होगा, 107, 94, 92, 91, ये हो गया। मेरे हिसाब से अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब मैं अगर ABA टाइप स्ट्रक्चर में जाऊं तो ABA टाइप में क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ABA, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो अपने पास खींच लेगा, अपने पास खींचेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कहीं A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो B के पास ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ रिपल्सन कम होगी, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ ज़्यादा होगा। तो अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सराउंडिंग की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए O तो कॉमन है, अगर मैंने F देखा और H देखा तो F की ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। NBr और Cl में क्लोरीन की ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। PBr3 और PCl3 में बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो इस तरह बॉन्ड एंगल को कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं आगे आता हूँ। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड रिक्वायर मोर स्पेस। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो द डबल बॉन्ड रिक्वायर मोर स्पेस। तो जैसे अगर आपने CO3 बना दिया तो ये हो गया, तो यहाँ पर वैसे तो 120 होना चाहिए था एंगल, पर अब क्या होगा, ये A ये B। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ आप याद रखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन यहाँ होगी, सबसे कम यहाँ होगी और यहाँ इन बिटवीन होगी। तो अगर मैं बात करूँ A और B, तो ये रिपल्सन ज़्यादा है, तो आइडियली A जो होगा वो 120 से ज़्यादा हो जाएगा और फिर B को 120 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डबल सिंगल है, यहाँ डबल सिंगल है, सिंगल सिंगल। समझ आ गया भाई? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, ये अगर आपका हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी अभी। In case of double bond require more space and the repulsion order for double bond and single bond will be this, right? तो ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने अभी अभी नियम बताए हैं उन सारे रूल से आप इनमें से किसी का भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर कंपेरिजन पर्पस। तो अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ VSCPR की। तो आप ये सभी बॉन्ड एंगल से निकाल सकते हैं। नाउ लिमिटेशंस। तो VSCPR फेल कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहली लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शेप अराइज फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं कर दी, इसने तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बोल दिया। अरे भाई SP, D इनके बारे में तो इसने बात ही नहीं करी। अब हम जानते हैं S ऑर्बिटल भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। अगला पॉइंट,
इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी नहीं बताती कि कोई मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, कुछ भी बात नहीं करती। बिल्कुल सही बात। मैग्नेटिक भी नहीं बताती कि वो क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन कैसी बनेगी, कोई आइडिया नहीं देता। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे एच और एफ, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 74 पिकोमीटर है, और एफ की जो बॉन्ड लेंथ है वो 42 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा लंबी होगी तो वैसे तो इनका बॉन्ड बना और इसका बॉन्ड बना, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। भाई बड़ा पेन है तो उसे इजीली ब्रेक कर सकते हो, बड़ी पेंसिल को, छोटी है तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना इजीली ब्रेक हो जाएगी, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम ताकत लगानी पड़ेगी। अब यहाँ क्या, बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज़्यादा है 74 पिकोमीटर, और बॉन्ड एनर्जी भी इसकी ज़्यादा है। देखो ये छोटा होते हुए भी कम देनी पड़ रही है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ नहीं बताता। तो ये सारी ड्रॉबैक के चक्कर में हमें आगे और थ्योरीज की जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था VSCPR। वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको काफ़ी कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल तीव्रा को लाइक करें, शेयर करें, और इसे आगे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।